अस्सलाम वालेकुम। आज अपना हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में अपनी डिटेल में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को किस तरह फाइंड आउट करना है। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लेफ़्ट टेल, राइट टेल और टू टेल के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम अपना पहला प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे हाइपोथेसिस का। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये होती है कि आप अपने क्वेश्चन को 1 से 2 दफ़ा ज़रूर रीड कर लें। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका क्वेश्चन कौन से टेल टेस्ट से हो सकता है। लेफ़्ट से हो सकता है, राइट से हो सकता है, या टू टेल से हो सकता है। एक ट्रिक नॉर्मल हमारे पास मौजूद होती है क्वेश्चन को देखने के लिए, अदरवाइज़ हम क्वेश्चन पढ़ के भी जज कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली ट्रिक क्या है कि जब भी आपके किसी क्वेश्चन में लेस देन या फिर एट मोस्ट, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास फीवर देन, इस तरह के वर्ड जब वो यूज़ कर रहा होता है तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे नॉर्मली जो हैं वो लेफ़्ट टेल टेस्ट से हो जाते हैं। जब वो लेस देन, एटमोस्ट, फीवर देन के वर्ड यूज़ करेगा या लेसर देन यूज़ कर लेगा कुछ भी, तो वो लेफ़्ट टेल से हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में वो ये वर्ड यूज़ करता है, मोर देन का वर्ड यूज़ कर ले, ठीक है जी, या वो एट लीस्ट का वर्ड यूज़ कर ले, या वो एक्सीड का वर्ड यूज़ कर ले, इस तरह के जो वर्ड मोर देन, एट लीस्ट, एक्सीड, मोर देन, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड के हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली हम अपने राइट टेल से कर लेते हैं। और हम एक ट्रिक एक और यूज़ करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि वो लाइट, लेफ्ट, मोस्ट, एट लीस्ट, फीवर देन, एक्सीड, तो अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो नॉर्मली हमारे पास वो क्वेश्चन टू टेल टेस्ट से हो जाता है। ठीक है जी, ये तो एक ट्रिक है, बट आपने क्वेश्चंस पढ़ के इसको प्रॉपर्ली जज करना है कि वाकई ये क्वेश्चन राइट, लेफ़्ट या टू टेल से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये वर्डिंग आपने अपने नोट्स में कहीं लिख लेनी है एक ट्रिक के तौर पे कि हम किस तरह हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस को एक ट्रिक के ज़रिए जज हम कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है जी? अ टीचर क्लेम्स दैट the mean score of students in his class is greater than 82। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि एक टीचर क्लेम करता है कि जो मीन स्कोर है, मीन का मतलब है एवरेज, ऑफ अ स्टूडेंट इन हिज क्लास इज़ ग्रेटर देन, अब देखिए ये वर्ड यहाँ पर यूज़ हो गया है ग्रेटर देन 82 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20। If a sample of 81 students was selected with a mean score of 90, then check if there is enough evidence to support this claim at a 0.05 significance level। अगर आप अब ये क्वेश्चंस को देखें तो हमें यहीं से जज हो जाएगा कि ये राइट टेल का क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले आप अपने डाटा को कलेक्ट करें। आप ये देखिए कि आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है जो कि 82 है, क्योंकि मीन स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तमाम स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ये पॉपुलेशन है। और उसी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 20 गिवन है, यानी सिग्मा की वैल्यू। अब वो आगे सैंपल की बात करेगा, तो याद रखिएगा जब सैंपल की बात होती है तो इन्फॉर्मेशन भी सारी सैंपल की ही गिवन दी जाती है। अब वो कह रहा है इफ़ अ सैंपल ऑफ 81 स्टूडेंट वॉज सेलेक्टेड विद अ मीन स्कोर ऑफ 90, तो ये मीन स्कोर ऑफ 90 आपके पास सैंपल का मीन आ गया है। और 81 स्टूडेंट्स क्या हैं? ये आपकी n की वैल्यू है, यानी सैंपल ऑफ 81 स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि आपके 81 स्टूडेंट्स के सैंपल के तौर पे 81 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। ये n की वैल्यू हो गई है। अब डाटा को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। तो मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस करने के लिए 4 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस लिखना है। नल हाइपोथेसिस कैसे लिखा जाता है? देखें, आपका क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है? टीचर क्लेम कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स का मीन स्कोर है वो ग्रेटर देन 82 है। तो मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी के साथ लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास गिवन क्या है? द मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज़ इक्वल टू 82। मैंने आपको बताया था जो भी नल हाइपोथेसिस है
वो इक्वालिटी के साइन के साथ आएगा। हम ये एज्यूम करते हैं देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल। ठीक है जी, यानी इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो उसने ग्रेटर कहा था हम ग्रेटर नहीं लेंगे, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से, एंड म्यू इज़ इक्वल टू 82। यानी नल हाइपोथेसिस हमेशा आपकी इक्वालिटी के साथ यहाँ पर शो होगा। अब इसके साथ इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में साफ नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ ग्रेटर देन 82। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 82। अगर आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 पहले सुन लें, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिए एक सिंपल ट्रिक कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी में लिखा जाएगा, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ ग्रेटर देन 82। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है, नल हाइपोथेसिस को लिखें, उसके साथ अल्टरनेट हाइपोथेसिस को लिखें। अब आपका स्टेप नंबर 2 होता है, आपने कैलकुलेशन करनी है टेस्ट स्टैटिस्टिक की। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला हमें पता है जी। तो सबसे पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। हमें सैम्पल मीन गिवन था, पिछले मैंने आपको बताया था सैम्पल मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो 90 था। जो सैम्पल लिए जा रहे थे n की वैल्यू वो 81 थी, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये देख लें कि आपके पास विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20, ये 20 किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है जी, ये इस पॉपुलेशन का था। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। अब z स्टैटिस्टिक का फार्मूला ये होता है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट n। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे। x बार की वैल्यू 90 है, म्यू की वैल्यू पीछे 80 थी, वो 82 थी, हमने देख लिया था। सिग्मा की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 81 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो z स्टैटिस्टिक का आंसर हमारे पास 3.6 आ जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप आपने नल हाइपोथेसिस लिखना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना है। सेकंड स्टेप आपने सारा डाटा लिखना है अपना, और z स्टैटिस्टिक का आंसर निकाल लेना है, वो जो भी आएगा। इसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन निकालना। बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा एक डिटेल लेक्चर मैंने बनाया था, जिसमें मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना सिखाया था कि अगर आपका राइट टेल होगा तो कैसे निकलेगा, लेफ़्ट होगा तो कैसे निकलेगा, टू टेल होगा तो कैसे निकलेगा। वो लेक्चर आप सुन लें तो आपको प्रॉपरली क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने में इशू नहीं आएंगे। वहाँ मैंने सिंपल एक कैलकुलेटर की ट्रिक के ज़रिए भी ये बात समझाई थी कि किस तरीके से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम राइट टेल टेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, अब राइट टेल में हम क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते थे। आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि राइट टेल टेस्ट के अंदर हमारा जो एरर है वो किस तरफ पड़ा होता है, राइट साइड पर। ये हमारा अल्फ़ा है, और अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05। तो इसका मतलब है मेरा एक्सेप्टेंस रीजन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरा एरर है, ये मेरा रिजेक्शन रीजन है, और ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है, और इसकी वैल्यू होती थी 1 माइनस अल्फ़ा। तो हम क्या करते थे, 1 माइनस अल्फ़ा को कैलकुलेट करते थे 1 माइनस 0.05, और जो भी हमारा आंसर आया करता था उसको हमने क्या करना होता था, हम उसको अपने टेबल में चेक किया करते थे। अगर 1 माइनस 0.05 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.95, और लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि हम टेबल में कैसे वैल्यू चेक करेंगे। 0.95 को आपने टेबल में देखना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा जो पॉजिटिव का क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 माइनस अल्फ़ा किया तो 0.95 आया, और जब मैं टेबल में जाऊँगा तो 0.95 के अगेंस्ट मेरा क्रिटिकल पॉइंट 1.64 भी आएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिक कैलकुलेटर में भी सिखा दी थी, अगर मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि कैलकुलेटर में आपने इसको कैसे बनाना है। तो ये देखें आप कि मुझे चाहिए 0.95 के अगेंस्ट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपनी कैलकुलेटर में मैं एक दफ़ा आपको शो कर देता हूँ। मॉड में आप जाएंगे, डाउन पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यानी 3 पर जाएंगे, इन्वर्स नॉर्मल 3 पर जाएंगे, एरिया आपसे पूछ रहा है, एरिया आपके पास था 0, ये वैल्यू नहीं, ये तो आंसर आया है,
पीछे वैल्यू आई थी 0.95। इसको क्लिक करेंगे, आपसे पूछ रहा है इन्वर्स नॉर्मल में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, यस। म्यू की वैल्यू 0 होती है। अब इक्वल दबाएंगे तो आपको बता रहा है 1.64 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। हमारे मेन स्टेप्स ख़त्म हो चुके हैं। हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया है, हमने जेड स्टेटिस्टिक्स निकाल लिया है। अब बच्चों हमने कंक्लूजन करना है, हमने डिसीजन बनाना है। देखें, अब मैंने पिछली एक डायग्राम अभी बनाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि ये राइट टेल का क्वेश्चन है, तो यहाँ मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, यानी ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। मैं एक डिफरेंट पेन को यहाँ पर यूज़ करता हूँ और ये मेरा था प्लस का 1.64 और ये मेरा रिजेक्शन एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। ये मेरा रिजेक्शन रीजन है और ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है। यानी अगर मेरा सोल्यूशन यहाँ आएगा एक्सेप्टेंस के अंदर तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा सोल्यूशन कहीं 1.64 के बाद कहीं चला जाएगा तो मेरा सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप गौर करें, हमारा जो z का आंसर था, z स्टैटिस्टिक का आंसर था, वो हमारा था बच्चों 3.6। अब देखिए मेरा z का आंसर आया 3.6। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3.6 वाला आंसर मेरा एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में है, क्योंकि हमारा रिजेक्शन रीजन स्टार्ट ही 1.64 से हो रहा है। तो इसका मतलब है मेरी जो ये 3.6 वैल्यू है ये यहाँ कहीं पड़ी हुई होगी जो 1.64 के कहीं आगे होगी। तो ऑब्वियसली मेरी z की वैल्यू अगर रिजेक्शन रीजन में चली गई है तो हम क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी z का आंसर कहाँ चला गया है, रिजेक्शन रीजन में। ठीक है जी, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, सिंस द कैलकुलेटेड z स्कोर जो हमारे पास 3.60 था फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, यानी हमारा वो क्रिटिकल रीजन के अंदर चला गया है। सो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हमने क्या करना है, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। तो अब हमारा क्या हुआ, दिस इज सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द टीचर क्लेम्स दैट द मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज ग्रेटर देन 82। यानी जो क्लेम टीचर का था वो बिल्कुल ठीक था कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आप उनका जो मीन स्कोर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 82। और हम क्या मान के चले थे कि वो इक्वल टू 82 होगा। वो हमारा नल हाइपोथेसिस था जिसमें हमने कहा था वो इक्वल होगा, ग्रेटर नहीं होगा। हमने वो क्लेम किया था, वो क्लेम हमारा गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब है जो टीचर ने क्लेम किया था वो बिल्कुल सही था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्लेम्स दैट एन इंडिविजुअल कस्टमर पे ऑन एन एवरेज 400 रुपीज़ पर मंथ विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 लेस। यानी वो ये क्या कह रहा है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो ये क्लेम कर रहा है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो एवरेजली 400 रुपीज़ पर मंथ क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं बिल, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 25 रुपीज़ है। वो कहता है कि रैंडम सैम्पल ऑफ 50 कस्टमर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है ड्यूरिंग द गिवन मंथ्स इज टेकन विद अ मीन ऑफ 250 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15। व्हाट यू से विद रिस्पेक्ट टू द क्लेम मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहीं लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन नहीं दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेशंस ना दिया जाए तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर करें कि आप उसको 5% ले लें, आप उसको 5 पे ले सकते हैं, आप उसको 1% भी ले सकते हैं, आप उसको 2% भी ले सकते हैं, आप इसको 10% भी ले सकते हैं। अगर गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम 5% के साथ काम चला लेंगे, आप 1% भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि ये क्वेश्चन लेफ़्ट राइट या टू टेल का है। देखिए इसमें कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लेस हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, एट मोस्ट है, एट लीस्ट है, एक्सीड है, फीवर है। तो इसका मतलब है कि टू टेल टेस्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम वही डाटा लिखेंगे टू टेल टेस्ट के लिए। पिछला क्वेश्चन हमारा राइट का था क्योंकि ग्रेटर देन की वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्या क्लेम कर रहा है, वो ये क्लेम कर रहा है भाई जी कस्टमर 400 रुपीज़ पे करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। हम नल हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, इक्वालिटी रख लेंगे और अल्टरनेट में हम नॉट इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये टू टेल का क्वेश्चन है, टू टेल में नॉट इक्वल का साइन आ जाता है। ठीक है जी, तो पहले हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा,
एवरेज मंथली बिल पॉपुलेशन मीन कितना है 400, यानी एवरेज बिल उसने कितना बताया था जो पे कर रहे हैं 400। तो हम इक्वालिटी के साइन के साथ H0 यानी म्यू इज इक्वल टू 400 और इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, नॉट 400 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अल्टरनेट के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले क्वेश्चन में अगर राइट टेल का क्वेश्चन होता है तो अल्टरनेट के अंदर ग्रेटर का साइन आएगा, अगर लेफ्ट टेल का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट के अंदर साइन चेंज होगा, यानी लेस का साइन आएगा। हाई जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो इक्वालिटी के साथ ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ये टू टेल का क्वेश्चन है, हमारे पास सब चीज़ें वाज़ेह हैं। अब अपनी कलेक्शन कर लें डाटा की, इसके बाद आपने जी स्टैटिस्टिक्स बनानी है। उससे पहले आप देख लें आपकी म्यू की वैल्यू 400 है, आपसे कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की वैल्यू 25 है। यू कैन सी 50 कस्टमर्स, रैंडम सैंपल यानी n की वैल्यू 50 है, रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। अब सैंपल की बात है ये तो आगे सैंपल की इन्फॉर्मेशन होगी। इस टेकन विद द मीन ऑफ 250 यानी x बार की वैल्यू 250 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये किसका दिया हुआ है, ये हमें सैंपल का दिया हुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन को टू टेल टेस्ट से करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सैंपल मीन 250 है, सैंपल साइज 50 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 25 दिया हुआ है, पीछे से आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए, नॉर्मली एक ट्रिक होती है, मैं पिछले क्वेश्चन में नहीं बताई। अगर n की वैल्यू मोर देन 30 होती है ना तो हम नॉर्मली जी टेस्ट को यूज़ करते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 30 हो तो हम जी की बजाय टी टेस्ट पे चले जाते हैं। हम अभी खैर अपने सिलेबस में टी टेस्ट नहीं पढ़ रहे, हम जी टेस्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टी टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू अगर मोर देन 30 हो जाए तो आपने जी टेस्ट को यूज़ करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पिछले केस में भी n ग्रेटर देन 30 था, यहाँ भी n ग्रेटर देन 30 है। तो अब देखिए ये आपका फार्मूला है, इसमें आप सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। अब आपका आंसर आ गया -42.41। आप Z स्टैटिस्टिक्स को निकाल चुके हैं, इस आंसर को साइड पर लिख के रख रहे हैं। अब असल काम आपका क्या आएगा कि आपने टू टेल टेस्ट के क्वेश्चन के लिए उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ये हम सीख चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। देखें आप अपनी उसी डायग्राम को एज्यूम कर सकते हैं जो मैंने बताई थी। अगर टू टेल टेस्ट की बात होगी तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ अपने एरिए को शेड कर देना है। डायग्राम ज़रूर बनाया करें, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। दिस इज़ अल्फ़ा बाय 2, दिस इज़ अल्फ़ा बाय 2। अल्फ़ा आपका 0.05 है, तो आप क्या करेंगे, आप 0.05 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.025 आ जाएगा। यानी आपके पास ये भी पोर्शन 0.025 है, ये भी 0.025 है। अल्फ़ा बाय 2 अल्फ़ा बाय 2, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। तो टू टेल में हम क्या करते थे, 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 निकालते हैं, यानी 1 माइनस 0.025 निकालते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो हमारे पास बनेगा 0.975। और फिर हम क्या करते थे, इसको अपने टेबल में जाके चेक कर लिया करते थे। तो हम यहीं से अपने कैलकुलेटर में ये काम कर लेंगे हम, क्योंकि हमें इन्वर्स चाहिए, 0.975 की वैल्यू चाहिए। मैं इसको अगेन नॉर्मल मोड पे ले जाता हूँ और यहाँ से हम सीख चुके हैं। अब हम इन्वर्स में हम देंगे 0.975। तो देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा, आंसर आ रहा है 1.95। राउंड ऑफ कर लूँगा, 1.96 मेरा आंसर आ जाएगा। मगर ये आंसर आएगा प्लस और माइनस 1.96, यानी इस तरफ मेरे पास नेगेटिव का 1.96 आएगा, इस तरफ मेरे पास पॉजिटिव का 1.96 आएगा। अब देखिए यही कैलकुलेशन हमने यहाँ पर की है और आपको हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका आंसर प्लस और माइनस 1.64। आई थिंक कुछ गलती है, हम फिर देख लेते हैं कि 1.96 था, मैंने यहाँ पे शायद आंसर गलत लिखा है। अब इसको टेबल में भी वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास 1.96 यानी 0.975 का जो आंसर है वो क्या है। सो ये मेरे पास टेबल है जी, सॉरी मैं इसको पिक कर लेता हूँ। ओके फाइन, तो हमारे पास था 0.975, तो आप देख सकते हैं 0.97, यस यू कैन सी हियर, ये रहा जी 0.974, ये रहा 0.975। अगर मैं 0.975 को देखूंगा तो बिल्कुल हमारा कैलकुलेटर ठीक बता रहा है। इसका आंसर अगर आगे जाएंगे तो 1.9 है और ऊपर जाएंगे तो 1.96 आएगा। तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर एरर है और हमारे कैलकुलेटर ने बिल्कुल ठीक बताया है। ये आंसर हमारा है +और -1.96, राइट जी। अब हमने क्या करना है, हमने डिसीजन लेना है जी। डिसीजन बहुत आसान है। अब एक बात ये देखें आप कि आपकी z की वैल्यू क्या थी। हमने z की वैल्यू प्रीवियसली क्या निकाली थी वो ज़रा नोट डाउन कर लें। z की वैल्यू थी -42.41। तो अब ये देखिए आप माइनस यानी आपकी जो z की वैल्यू थी वो थी -42.41। अच्छा चलें, मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ यहाँ से वैल्यू इरेज कर देता हूँ ताकि हम अब यहाँ से समझ सकें कि हमारा आंसर एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ओके जी, फाइन। अब आप ये देखें कि जो मेरा आंसर था वो -42.41 था। अब गौर करें कि ये -42.41 क्या मेरे एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है या रिजेक्शन में आ रहा है। तो मुझे ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है कि ये जो पोर्शन है मेरा, मैं डिफरेंट पेन से आपको बता देता हूँ लिखकर कि यहाँ जो मेरा एरिया है वो -42.41 यहाँ पड़ा हुआ है। आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि -42.41 और -1.96 में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। ऑब्वियसली -42.41 छोटी वैल्यू है जो उस एरिया में पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वो रिजेक्शन रीजन के अंदर जा रहा है, राइट जी। तो क्लेम क्या हो जाएगा जी हमारा, अब यहाँ पर डिसीजन हम ये बनाएंगे। ऑब्वियसली हमारा जो z है वो इन बिटवीन इसी के अंदर होना चाहिए, -1.6 और 1.6 के दरमियान। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू -42.2 जो मैंने बताया था लेस देन -1.96 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन में चला गया है, तो हमारा हाइपोथेसिस जो हमारा नल हाइपोथेसिस था वो अब रिजेक्ट हो जाएगा। जो हमने क्लेम किया था इक्वालिटी का वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा भी दिया आपको कि यहाँ पे -1.96 है, यहाँ पे पॉजिटिव का 1.96 है, -42.42 यहाँ पड़ा हुआ है कहीं रिजेक्शन रीजन में, बिकॉज द लेस वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, हेंस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट जी। तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो कि लेफ्ट टेल टेस्ट का है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे, एन ऑनलाइन मेडिसिन शॉप क्लेम्स दैट द मेन डिलीवरी टाइम फॉर द मेडिसिन इज लेस देन 120 मिनट्स। आपके पास वर्डिंग बहुत क्लैरिटी के साथ बता रही है कि ये लेफ्ट टेल का क्वेश्चन है। इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30, यानी आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन का यानी आपको मीन दिया हुआ है 120, उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की जो वैल्यू है वो 30 है, म्यू की वैल्यू आपके पास 120 दी हुई है। इफ़ देयर इज़ इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम एट अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 0.05 एंड लेवल इफ़ 49 ऑर्डर वार एग्जामिन विद द मीन ऑफ दिस वन, यानी एन की वैल्यू आपके पास 49 है जो ऑर्डर है, और मीन आपके पास सैंपल का कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। नो सिंपल थिंग, फर्स्ट वी विल राइट योर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो मेन डिलीवरी टाइम है मेडिसिन की वो लेस नहीं होगी, वो क्या होगी, इक्वल टू, यानी 120 के इक्वल मिनट्स के इक्वल होगी, यानी डिलीवरी टाइम फॉर द मेडिसिन इज़ 120 मिनट्स। तो यानी आपका ये नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी के साथ आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, अल्टरनेट में वही साइन होगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी लेस का साइन अल्टरनेट के साथ आएगा। ये इंग्लिश लिखना ज़रूरी नहीं होती, आप सिर्फ हेडिंग के साथ नल और अल्टरनेट लिख दें। अब उसके बाद आपने ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो पीछे मैंने लिखी थी। इसके बाद जेड स्टैटिस्टिक आप बना लोगे, ठीक है जी। यहाँ पर भी देखिए आपका एन जो है वो मोर देन 30 है, इसलिए हम यहाँ पर जेड स्टैटिस्टिक मेथड को यूज़ करेंगे, यानी इस फार्मूले को, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यू गेट -4.66। आप सिर्फ z को याद रख लें कि आपके पास -4.66 आंसर आ चुका है। अब लास्ट है बच्चों, आपने निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। लेफ्ट टेल का क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि हम क्या करते थे जी, लेफ्ट टेल में 1 में से पहले माइनस करेंगे, वही हमारा रूल था। 1 में से अल्फ़ा माइनस करेंगे। तो हमारी डायग्राम किस तरह बनी हुई है जी, आप डायग्राम ज़रूर बना लिया करें। तो यहाँ पे हमारा एरर पड़ा हुआ है, ये हमारा अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा कितना था 0.01, और ये हमारा था एक्सेप्टेंस एरिया 1 माइनस अल्फ़ा, तो 0.99। अब आपने 0.99 के अगेंस्ट
वैल्यू देखनी है कैलकुलेटर से देख लें, जिस तरह भी आप करना चाह रहे हैं, तो आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो माइनस का 2.33। बच्चों कैलकुलेटर आपको माइनस का आंसर नहीं देगा। माइनस क्यों लिखा जा रहा है याद रखना है, क्योंकि ये लेफ़्ट टेल का क्वेश्चन है, लेफ़्ट साइड पर हमारा एरिया मौजूद है। अब देखिए हमारा जी का आंसर क्या था, उसको हम देख लेते हैं। जी हमारा -4.66 था, -4.66। अब आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -4.66 कहाँ है, वो ऑब्वियसली यहाँ पड़ा हुआ है। -4.66 तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये फिर रिजेक्शन एरिया में चला गया आंसर। तो अब हमारा अगेन क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। राइट जी, तो आप यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेंगे, कंक्लूजन बना लेंगे, बिकॉज योर वैल्यू z वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। So because this value z value is less than -2.33, so we reject the null hypothesis। और जो हमारा क्लेम था कि sufficient evidence है कि mean delivery time for the medicine is less than 120 minutes, ये बिल्कुल ठीक था। हमने क्या क्लेम किया था कि वो 120 से लेस नहीं होगा, 120 के इक्वल होगा, तो वो बात तो गलत हो गई। हमारा एविडेंस जो हमने जो क्लेम किया था वो गलत साबित हो गया। सो आप इसी तरह 3 टाइप से क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने हैं और नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे लिखना है।